हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़े आनुवंशिकता और जैव विकास यानी हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। और आज की क्लास में हम लोग जैव विकास के बारे में बात करने वाले हैं। जैव विकास क्या होता है, यानी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन क्या होता है, इसके बारे में आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, जैव विकास क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। हम लोग क्लास 9th में यह पढ़ चुके हैं कि जीवों में उनकी रचना है ना, उनके रहने वाले स्थान, इन सब के आधार पर हमने उनकी विविधता देखी थी। उनको अलग अलग वर्गों में बांटा था, याद होना चाहिए। जैसे उच्च कोटि के मैमेलिया वर्ग हो गया, उसमें हम आते हैं, कंगारू आती है, हाथी आते हैं, ऐसे। या फिर कई सारे जंतु जगत में हमने कई सारे वर्ग देखे थे और उनके उपवर्ग देखे थे। साथ ही साथ पादप जगत में भी हमने कई सारे वर्ग देखे थे, जिसमें हमने बहुत प्रकार के पौधों के बारे में, वो कहाँ पौधे रहते हैं, या फिर कोई जंतु है तो वो कहाँ वास करता है, उसका निवास स्थान क्या है, उसके भोजन करने का तरीका क्या है, उसके शरीर की बनावट क्या है। ऐसे हमने कई सारी चीजों के बारे में क्लास 9th में पढ़ा था। इतना सारा विविधता जो हमने क्लास 9th में देखा था, कई सारे वर्ग और उपवर्ग में डिवाइड किया था। आप ऐसे ही देखो, आप अपने आसपास में जीवों के देखो, कई सारे ऐसे जीव हैं, है ना। कई सारे आपको ऐसे जीव देखने को मिलेंगे जिनमें बहुत सारी समानताएं मिलेंगी, विभिन्नताएं मिलेंगी, है ना जी। जैसे अगर मैं देखूं तो मैं कहता हूं कि एक बकरी ले लेता हूं, ठीक है, एक भेड़ ले लेता हूं। क्या इन दोनों में हमें समानताएं नहीं देखने को मिलती है? बहुत सारी समानताएं देखने को मिलती है कि नहीं। एक मनुष्य लेता हूं, एक बंदर लेता हूं, इन दोनों में आपको कई सारी समानताएं देखने को मिलती है, अंतर भी देखने को मिलता है। तो एक्चुअल में पृथ्वी पर जो ये इतने प्रकार के जीवों की और है ना, पादप जगत और जंतु जगत, यानी कि कहने का मतलब जीवों की आप जितनी सारी प्रजातियां, इनके रूप देखते हैं, ये प्रजातियां कैसे उत्पन्न हुई, इस सब चीजों के बारे में आज हम लोग जैव विकास में चर्चा करने वाले हैं। ऐसा वैज्ञानिकों ने कई प्रमाणों के आधार पर निष्कर्ष निकाला है कि पृथ्वी पर अत्यंत सरल रचनाओं वाले प्राणी का निर्माण हुआ। अत्यंत सरल रचने वाले प्राणियों का निर्माण हुआ। जैसे एक छोटा सा एक कोशिकीय जंतु का निर्माण हुआ, ऐसे समझ लीजिए। फिर वातावरण और परिस्थितियों के आधार पर धीरे धीरे उस प्राणी में परिवर्तन होने लगा। वो सरल रचना वाले प्राणियों का निर्माण हुआ और वो धीरे धीरे विकसित होने लगा। यानी कहने का मतलब कि वातावरण और परिस्थितियों के अनुसार उसमें परिवर्तन आने लगा और उसकी संरचना जो थी सरल से जटिल होने लगी। उसकी संरचना क्या होने लगी? जटिल होने लगी। तो इस प्रकार से उनमें विकास होते रहा, उनमें इवोल्यूशन होते रहा। अच्छा, अभी जो वर्तमान में आप जीव देखते हैं, उन वर्तमान में जो जीव हैं, इनमें भी आगे चल के बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलेंगे। हाँ, ये तुरंत नहीं होता है, धीरे धीरे ये परिवर्तन देखने को मिलता है, कई पीढ़ियों के बाद आपको देखने को मिलता है। तो ये सारे परिवर्तन जो आप देखेंगे, हो सकता है कि मनुष्य जो है इस पूरे पृथ्वी से कुछ समय बाद, 1000 साल बाद, 2000 साल बाद ये नष्ट हो जाए, ये प्रजाति रहे ही नहीं, कोई नई प्रजाति आ जाए। तो इसे कई सारे चीजों को हम लोग देखेंगे, अध्ययन करेंगे इस आज के टॉपिक में। तो ऐसा क्यों होता है कि कोई जीव की नई प्रजाति उत्पन्न होती है, कोई जीव नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है? क्योंकि उसके अनुकूल वातावरण नहीं रहेगा। तो वो जीव, जैसे आप सुने होंगे कि पहले डायनासोर हुआ करते थे, तो डायनासोर को उचित टेम्परेचर और वातावरण उनके अनुकूल नहीं था, वो धीरे धीरे मर गए। या कई लोगों का मानना था कि उस समय में एक बहुत बड़ी तबाही हुई जिससे वो सारे के सारे डायनासोर मर गए। और फिर
आगे चल के नए जीवों की उत्पत्ति होने लगी। तो ऐसे कई सारे तथ्य हैं, प्रमाण हैं, है ना, जिसके आधार पर हम लोग देखेंगे कि जीवों में कैसे नए नए जीवों की उत्पत्ति होती जाती है, कैसे नए जीवों की उत्पत्ति होती जाती है, और जो ऐसे जीव जो वातावरण उनके अनुकूल नहीं होता है वो नष्ट हो जाए। जैसे आप अभी चिड़ियों के बारे में देख लीजिए, बर्ड्स को देख लीजिए, कितनी सारी आप बर्ड्स देखते हैं। आप देखिए, आप जो बचपन में बर्ड्स देखे होंगे वो हो सकता है कि वो बर्ड्स आपको अभी नहीं नजर आते होंगे, क्योंकि बहुत सारे उनके अनुकूल वातावरण नहीं रहा, बहुत सारा रेडिएशन हो गया, जिसके कारण वो बर्ड्स खत्म हो गई, वो मर गई। हाँ, जो अभी सरवाइव कर पा रही वो है, हो सकता है कुछ समय बाद धरती से चिड़ियों का नामो निशान ही मिट जाए। तो ऐसे कई सारे चीजों को हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। चलिए, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जैव विकास, जैव यानी कि जीवों के अंदर, और विकास, विकास का मतलब क्या होता है। अगर विकास के अर्थ की बात करें तो हम लोग इसे कह सकते हैं कि लिपटी हुई वस्तुओं को खोलकर उसे समय समय पर हुए परिवर्तन को दर्शाना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विकास कहते हैं, इवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, इसको लिख सकते हैं विकास को ऐसे हम लोग, इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो गया कि लिपटी हुई वस्तु को खोलकर उसमें समय समय पर हुए परिवर्तनों को दर्शाना, तो उसको क्या कहते हैं, विकास कहते हैं, इवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो जैव विकास को आप कैसे परिभाषित कर सकते हैं। जैव विकास होता क्या है कि हम लोग इसे ऐसे कर सकते हैं कि वर्तमान में जो जटिल प्राणियों का विकास हुआ है वो प्रारंभ में पाए जाने वाले सरल प्राणियों में परिस्थिति और वातावरण के अनुकूल जो परिवर्तन हुए उससे ये विकसित हुए, और उसी परिवर्तन को हम लोग जैव विकास कहते हैं। मैंने बताया कि पहले जो जीव हुए, जो प्राणी हुए, वो सरल थे, एकदम सरल थे, और वातावरण और परिस्थिति के अनुकूल परिवर्तन हुआ, जिसके कारण वो जटिल होने लगे, सरल से जटिल बनने लगे, और जिससे कह सकते हैं यही आपका जैव विकास है। सरल प्राणियों से जटिल प्राणियों में परिस्थिति और वातावरण के अनुकूल परिवर्तन जो हो गया, वही आपका क्या है, विकास है, जैव विकास है। तो आप इसे परिभाषित कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि पृथ्वी पर वर्तमान जटिल प्राणियों का विकास प्रारंभ में पाए जाने वाले सरल प्राणियों में परिस्थिति और वातावरण के अनुसार होने वाले परिवर्तनों के कारण हुआ। सजीव जगत में होने वाले इस परिवर्तन को जैव विकास कहते हैं। ऐसा हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जैव विकास के कारण ही जीवों के इतने सारे रूप और प्रकार, आप इतने विभिन्नताएं आप देख पाते हैं। जीव में विकास हुआ क्योंकि वो सरल जीव पहले उत्पन्न हुए, और वो सरल प्राणी जो हुए, फिर परिस्थिति और वातावरण के अनुकूल उनमें इतना परिवर्तन आया कि इतनी सारे जीवों में विविधता आ गई। अब ये किस प्रकार से हुआ, कैसे हुआ, इन सब के बारे में भी हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं।
ठीक है, तो आप धैर्य बनाए रखना। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत सारी चीजों की जानकारी मिलेंगी आपकी। अच्छा, हम लोग जैव विकास को ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि जैव विकास जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवों की उत्पत्ति तथा उसके पूर्वजों का इतिहास तथा उनमें समय समय पर हुए क्रमिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग आज की इस चैप्टर में यानी आनुवंशिकता और जैव विकास चैप्टर में आगे हम लोग जैव विकास के प्रमाणों और उनसे संबंधित कुछ सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं आनुवंशिक विभिन्नता के स्रोत। ऐसे तो हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं पहले ही, बहुत सारे टॉपिक अलग अलग देखे, उनको हम लोग कंबाइन करके इसको थोड़ा समझ लेते हैं। आनुवंशिक विभिन्नता के स्रोत, टॉपिक वाइज इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि आनुवंशिक विभिन्नता के कौन कौन से स्रोत हैं। हमने देखा था कि जीवों में नई जाति का विकसित होने में योगदान उत्परिवर्तन का भी है। उत्परिवर्तन यानी कहने का मतलब कि डीएनए में कोई अस्थाई परिवर्तन, उसी को ना हम लोग उत्परिवर्तन कहते हैं। तो नई जाति के विकास में उत्परिवर्तन का भी योगदान रहता है। हम ये भी देखे हैं कि क्रोमोसोम में स्थित जीन की संरचना और स्थिति में परिवर्तन के कारण भी, है ना, यानी कहने का मतलब कि उत्परिवर्तन, है ना, हमने ये देखा है ना जी कि क्रोमोसोम में जो स्थित जीन होते हैं, जीन की संरचना यानी डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए की संरचना रूप में जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन उत्परिवर्तन के कारण ही ना होता है जी। दूसरा हम लोग यह भी देखे थे कि रिकॉम्बिनेशन के कारण आनुवांशिक पुनर्योग यानी कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के कारण भी संतानों में विविधता आती है, क्योंकि दो प्रकार के नर और मादा दोनों के अलग अलग जीन होंगे और उनके अंदर जब रिकॉम्बिनेशन होगा, पुनर्योग होगा, तो जो नया प्रतिलिपि बनेगा उसका गुण दोनों के गुण से मिलेगा। तो इसके कारण भी हमने देखा है कि जीवों में नए गुण उत्पन्न हो जाते हैं, नए प्रकार के नए जीव में नई कुछ क्वालिटियां आ जाती है, कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि आनुवंशिक विविधता का ये दो कारण उत्परिवर्तन और आनुवंशिक पुनर्योग भी है ना। इन्हीं के कारण नए जीवों की उत्पत्ति होती है, नए प्रकार के जीवों की उत्पत्ति, यही लगातार चलते रहता, निरंतर चलते रहता। साथ ही साथ वातावरण में होने वाले परिवर्तन के कारण भी, जैसे कोई जीव है जो वातावरण में परिवर्तन होने पे उसमें वास कर सकता है, तो वो तो उसके अनुकूल अपना रह लेगा, उसमें चलेगा। कई ऐसे भी जीव होते हैं जो उसमें वातावरण के अनुकूल उसमें रह नहीं पाते हैं, उसमें, है ना, तो उस कंडीशन में वो किसी रोग के कारण या वातावरण के दुष्प्रभाव के कारण उस जीव का
नाश हो जाता है, वो जीव विलुप्त हो जाते हैं। जैसे डायनासोर की बात करें, वो गायब हो गए क्योंकि उनको अनुकूल यहाँ वातावरण नहीं था। वो धीरे धीरे कई रोगों से, कई लोगों का कहना है कि बहुत बड़ी तबाही हुई जिसके कारण वो विलुप्त हो गए, धरती से उनका नामो निशान मिट गया। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि आनुवांशिक विभिन्नता का कारण उत्परिवर्तन, आनुवांशिक पुनर्योग और वातावरण में परिवर्तन होना है। तो ऐसे लगातार ऐसे परिवर्तन होते रहते हैं, निरंतर परिवर्तन होते रहता है आपके इन्वायरमेंट में। और जाहिर सी बात है, जब उत्परिवर्तन होगा यानी कि डीएनए की जीन के अंदर जो डीएनए की संरचना है उसमें बदलाव आएगा, और नर और मादा अलग अलग, दो नर और मादा दोनों के अलग अलग डीएनए होंगे, उनसे जो नया पुनर्योग करके रिकम्बाइन करके जो नया डीएनए बनेगा, है ना जी, उसका गुण बाकी से भिन्न होगा। तो ऐसे ये तीन चीजों के कारण यानी कि उत्परिवर्तन, आनुवांशिक पुनर्योग और वातावरण में परिवर्तन के कारण ही जीवों में विविधता हमें देखने को मिलती है। और ऐसे करके बहुत सारे प्रकार के जीव आपको धरती पर देखने को मिलते हैं। यानी हमने ये भी देखा कि वातावरण यानी कह सकते हैं कि प्रकृति वैसे जीवों का चयन कर लेती है, वैसे जीवों का चयन कर लेती है ना, जो उसके अनुकूल या फिर कुछ गुण वाले हों, जो प्रकृति के अनुकूल रह सके, और कुछ ऐसे जीवों को निष्कासित भी कर देती है जिनको इस वातावरण में रहने योग्य वो नहीं है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग देखते हैं कि कई प्रकार के नए जीवों की उत्पत्ति होती है और कई पुराने अलग प्रकार के जीव जो इस वातावरण के अनुकूल नहीं है वो उनका नाश हो जाता है, वो विलुप्त हो जाते हैं, वो मर जाते हैं, वो सभी के सभी जीव नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसी हमें जीवों में विविधता यानी आनुवांशिक विविधता के ये सारे स्रोत हो सकते हैं। कौन कौन से स्रोत हैं? पहला स्रोत उत्परिवर्तन, दूसरा आनुवांशिक पुनर्योग और तीसरा वातावरण खुद ही है। तो ऐसे ये तीन स्रोत हैं जिससे आनुवांशिक विविधता देखने को मिलती है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।